तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? पावर ऑफ लेंस एंड मिरर। देखो, पावर ऑफ लेंस तो आप लोगों ने पढ़ा है, मिरर का भी पावर होता है एक तरीके से। मैं उसको समझा दूंगा कैसे होता है। देखो, जब हम लेंस या मिरर के पावर के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जिंग पावर। समझ में आई बात? कन्वर्जिंग पावर मतलब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कोई लेंस हमारी लाइट रेस को कितना ज़्यादा कन्वर्ज करता है, या कोई मिरर हमारी लाइट रेस को कितना ज़्यादा कन्वर्ज करता है। ओके बेटा, समझ में आई बात? सो सिंपल सा तरीका सोचिए कि मेरे पास लेट से ये लेंस है, एक ये हमारे पास एक लेंस है। ये उस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है। लेट से इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इस पर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आकर इंसिडेंट होती हैं, अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आके हमारे लेंस पे इंसिडेंट होती हैं, तो क्या होगा? ये रेज जाकर फोकस पर मीट करेंगी, है ना? ये डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ है, स्मॉल है। ठीक। सो मुझे बताओ कि इसमें अगर मैं फोकल लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो रेज ज्यादा कन्वर्ज होंगी या कम कम कन्वर्ज होंगी? अगर फोकस यहां पर है तो रेज ऐसे आती। कौन सी रेज ज्यादा कन्वर्ज हुई है, पिंक वाली या व्हाइट वाली? बताइए बताइए। ये जल्दी कन्वर्ज हुई ना, व्हाइट वाली, हाँ है ना? व्हाइट वाली रेज ज्यादा जल्दी कन्वर्ज हुई ना बेटा, बोलो तो सही, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। सर क्या बोले, फिर से बोलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं सुन रही। मैं कह रहा हूं कि फोकल लेंथ को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो रेज ज्यादा कन्वर्ज होंगी या कम कन्वर्ज होंगी? मतलब जल्दी कन्वर्ज हो रही है कि लेट से कन्वर्ज हो रही है? लेट से होगा। लेट से हो रही है। मतलब फोकस को छोटा करने पे, फोकल लेंथ को छोटा करने पे लाइट रे ज्यादा कन्वर्ज हो रही है, राइट? तो इसलिए हमने बोला, मतलब कि आपका जो पावर जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं वो फोकल लेंथ को इंक्रीज करने से कम हो रहा है। सो पावर हमने डिफाइन किया, पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। ओके बेटा, कैसे डिफाइन किया? पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। इसीलिए जब हमने कन्वेक्स लेंस लिया या डाइवर्जिंग लेंस लिया तो उसमें क्या हुआ? इस डाइवर्जिंग लेंस के लिए अगर आप देखोगे तो रेस कन्वर्ज होने की जगह डाइवर्ज हो गई। तो इसलिए कन्वर्जिंग लेंस नहीं है, डाइवर्जिंग लेंस है ना? इसमें फोकस यहां था, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव था, इसलिए इसका पावर नेगेटिव हो गया। क्योंकि पावर कितना होता है? 1/f होता है ना? फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ इसलिए पावर भी नेगेटिव हो गया। पावर कितना होता है? 1/f होता है। तो मतलब वो जो कन्वर्जिंग पावर है, देखिए जरा, जो जो लेंस लाइट को कन्वर्ज कर रहा है उसका पावर पॉजिटिव, जो लेंस लाइट को डाइवर्ज कर रहा है उसका पावर नेगेटिव। ठीक तो है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। सो P इज इक्वल टू 1/f वर्क्स फॉर बोथ कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस एज वेल एज कनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। ओके बेटा, कोई दिक्कत? सो पावर जो है 1/f बढ़िया है। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि f जो है ये क्या है आपका? फोकल लेंथ बढ़िया है, विथ साइन बढ़िया है, बट f हैज टू बी टेकन इन मीटर्स। f हैज टू बी टेकन इन मीटर्स। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करिए, फिर पावर निकालिए। पावर की यूनिट क्या होगी?
क्योंकि 1 बाय लेंथ है तो मीटर इनवर्स या फिर सिंपली डायोप्टर, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारे जो ग्लासेस होते हैं, जो चश्मे होते हैं, उनका भी जो पावर है ना, बता ना मेरे आंखों का पावर इतना है, मेरे चश्मे का पावर इतना है, वो पावर यही वाला पावर है। ठीक है, 1/f वाला पावर है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? डायोप्टर में मेजर होता है वो पावर। लेकिन अगर मैं मिरर के बारे में बात करूं, ये तो लेंस था, अगर मैं मिरर के बारे में बात करूं तो मिरर का पावर वैसे कहीं कोई लिखता नहीं है, बट होता है। ठीक है, मिरर का पावर क्या होता है? देखो, मिरर अगर मेरा कनकेव है तो वो कन्वर्जिंग होगा। यस सर, कन्वर्जिंग तो होगा कनकेव मिरर। ये मैंने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। यहां पर मान लेते हैं इसका फोकस है। ठीक है, अब अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती है तो कनकेव मिरर कन्वर्ज तो कर रहा है, तो है तो पावर कन्वर्जिंग, मतलब इसकी पावर होनी चाहिए पॉजिटिव, लेकिन इसका फोकल लेंथ है नेगेटिव। इसलिए मिरर में हम लोग पावर की डेफिनेशन को या फॉर्मूले को बदल देते हैं। पावर क्या होता है? -1/f होता है। जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव है वो कन्वर्जिंग मिरर है, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है वो डाइवर्जिंग मिरर है। अगेन यहां पर भी आप f किस में लोगे? तो मीटर में लेंगे। किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नो सर। कॉपी कर लो फिर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो लेंस का पावर हो गया। सर हो गई। देखो सिंपली इसका फॉर्मूला याद रखना है। लेंस के लिए 1/f, मिरर के लिए -1/f। क्यों? क्योंकि हम लोग कन्वर्जिंग पावर के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे आंखों पे जो चश्मे होते हैं उसका पावर ऐसे ही डिफाइंड है, क्योंकि अल्टीमेटली वो लेंस है, उसका पावर कैसे डिफाइंड है? 1/f। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस है तो पावर पॉजिटिव होगी, कनकेव लेंस है तो पावर नेगेटिव होगा। आपकी आंखों पे जो चश्मे लगे हैं उसका पावर, अगर आपकी आंखों पे जो चश्मा लगा है उसका पावर पॉजिटिव है तो मतलब आपने कौन सा चश्मा लगा रखा है? कन्वेक्स लेंस लगा रखा है। और अगर नेगेटिव है तो कौन सा चश्मा लगा रखा है? कनकेव लेंस लगा रखा है। ओके बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से जिसके पास भी ग्लासेस लगे, जिसके भी, उनमें से शायद ही कोई होगा जिसका पावर पॉजिटिव है क्या? कोई पॉजिटिव पावर वाला आप में से? हम्म, नहीं है ना? पॉजिटिव पावर जनरली ज़्यादा एज में लगता है, ठीक है, कम एज में नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। यस सर। अगला हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। ये इस तरीके से कौन सर सा? हाँ बेटा। सर उस दिन आप कुछ क्वेश्चंस करवा रहे थे और नहीं करवाएंगे क्वेश्चंस? अच्छा, क्वेश्चन खत्म नहीं हुए थे क्या? नहीं सर, हो गए थे लेकिन और
क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे प्रैक्टिस? तो बेटा तो अब आगे थ्योरी की तब ना करेंगे, ठीक है सर। ठीक है। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है बेटा। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसे होगा? बेसिकली हमारे पास एक से ज़्यादा लेंस होंगे, और हम कौन से लेंस के बारे में बात कर रहे हैं? थिन लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने ये वाला एरो से रिप्रेजेंट किया ना, ये कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? सर कन्वर्जिंग। हाँ, ऐसे कन्वेक्स नहीं होता, कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है लेंस से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कनकेव लेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। वैसे जो फॉर्मूला आगे लिखूंगा वो हर तरीके के लेंस के लिए वैलिड है, बट यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बना रखा है वो कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। मेरे पास ये दो लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ है f1 f2, क्योंकि दोनों कन्वर्जिंग है, दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव है। अब होगा क्या अगर आप सोचो जरा, तो एक लाइट रे जो इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आएगी, वो यहां से रिफ्रैक्ट होके थोड़ा सा f1 पे जाके मीट कर रही होगी, है ना? f1 डिस्टेंस जाके मीट करना चाहिए इसे, यस और नो? ये आपका फर्स्ट लेंस का फोकस है। लेकिन क्या होगा, ये सेकंड लेंस है, इसको और कन्वर्ट कर देगा और यहीं पर मीट करा देगा प्रिंसिपल एक्सिस का, यस और नो? क्या ये पॉइंट f2 है? नहीं सर, ये f2 नहीं है, ये f2 नहीं है। ओके, पर ये क्या है? तो देखो, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आई थी, वो रे अल्टीमेटली यहां जाकर मीट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो ये इफेक्टिव फोकस है। F कौन सा वाला है? ये इफेक्टिव फोकस, राइट? लेकिन सर इफेक्टिव फोकस होता वो तो अगर एक लेंस है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं उसी केस के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर एक लेंस होता तो ये लाइट रे ऐसे कैसे आती? अगर ये लाइट रे इस तरीके से आगे जा रही होती और यहां से रिफ्रैक्ट होके अगर वो रे ऐसे पहुंच जाती किसी तरीके से, मान लीजिए किसी सिचुएशन में, उस सिचुएशन में मैं यहां पर जो हाइपोथेटिकल लेंस अज्यूम कर रहा हूं, दिस इज योर इफेक्टिव लेंस, है ना बेटा? समझ में आई बात? एंड दिस इज योर इफेक्टिव फोकस। इस इफेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ मैंने बोला लेट से f है, ठीक है? ओके बेटा, तो वो f क्या है? बेसिकली ये डिस्टेंस है, ठीक? अब इस f को निकालने का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? मैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्योंकि किसी काम का फॉर्मूला नहीं है। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस, अगर इन दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस d है तो माइनस d अपॉन f1 f2। ओके, बड़ा मुश्किल है ना फॉर्मूला ऐसे याद करना, जो ज़्यादा काम का भी ना हो, इसलिए इस फॉर्मूले को पावर में के टर्म्स में याद करना ज़्यादा आसान है। p इज इक्वल टू p1 p2, सॉरी p1 प्लस p2, p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2, ठीक है ना बेटा? लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं, इस इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालने के अलावा कोई और काम इस फॉर्मूले का है नहीं, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों लेंस को हटा के सिर्फ एक लेंस लगा दोगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज की फाइनल लोकेशन आपको मिल जाएगी, नहीं। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज की लोकेशन निकालनी है तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द इमेज फाउंड बाय दिस लेंस, देन उस इमेज को ऑब्जेक्ट मानते हुए वी हैव टू फाइंड द इमेज फाउंड बाय दिस लेंस, दैट्स द ओनली वे, ठीक है? ये इफेक्टिव लेंस बनाकर उससे अगर फाइनल इमेज की लोकेशन निकालोगे तो वो गलत आएगी। एक तो कैलकुलेशन ज़्यादा है, ऊपर से गलत भी होगी, क्योंकि इफेक्टिव, पहले तो ये लेंस कहाँ रखा है ये भी नहीं मालूम हमें, उसका भी फॉर्मूला होता है, बट उस फॉर्मूले को तो मैं लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि आप कभी इफेक्टिव लेंस यूज़ करो। ओके बेटा, खास तौर से तब जब दोनों के बीच में डिस्टेंस डी हो। इस केस में मैं कभी नहीं चाहता कि आप इफेक्टिव लेंस यूज़ करो, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप इस इफेक्टिव
फोकल लेंथ का कभी कभी क्या डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आया था इस फॉर्मूले पे, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा उसके लिए आप ये फॉर्मूला भले ही यूज़ कर लीजिए, बट अदरवाइज आपको ये वाला फॉर्मूला कभी यूज़ नहीं करना है। ओके, ये फॉर्मूला मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ बच्चे कोई बुक उठा लेंगे, उसमें ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन दे रखा होगा, आप मुझसे आके पूछोगे सर ये कैसे निकालेंगे, मैं बोलूँगा बेटा फॉर्मूला होता है, तो सब फालतू टाइम पास बाद में ना हो, इसलिए अभी एक ही बार में सबको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़ूँ आगे। सर हाँ, इफेक्टिव फोकस क्या है बोल दीजिए मेरे को। पैरेलल रे जहाँ जाकर प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी उसको इफेक्टिव फोकस कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? यस सर। और ये जो फाइनल रे है इसको मैं अगर मैं पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करूँ, इंसिडेंट रे को भी अगर आगे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करूँ, तो मान सकता हूँ कि ये जो लाइट रे यहाँ से बेंड हो गया ये, तो मैंने वहाँ पर लेंस माना, तो उस पोजीशन से फोकस की जो डिस्टेंस है उसको मैंने इफेक्टिव फोकस कह दिया। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रे के लिए वैलिड है, किसी और रे के लिए अगर सेम तरीके से आप एक्स्ट्रापोलेशन करोगे तो लेंस की पोजीशन कहीं और आ सकती है। इसलिए इस इफेक्टिव फोकस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बेवकूफ़ी है उस केस में जिस केस में लेंस के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ओके बेटा, ओके ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़ूँ आगे। हो गया सर। हो गया, चलो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ब्रैकेट में प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, इसमें फॉर्मूला जो आएगा वो काम का है। बेसिकली जो पिछला केस था वही केस है, बस डी जो है वो 0 है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो हमारा 1/f कितना हो जाएगा सर? 1/f हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी अपॉन f1 f2, डी 0 खत्म, है ना? है ना? यस सर। और पावर p सिंपली कितना हो जाएगा? p1 प्लस p2, डन। ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं? यस ठीक है, तो सीधे सीधे पावर ऐड कर दो। और आप लोगों ने देखा होगा शायद, अगर किसी के खुद के आंखों पे चश्मा नहीं है तो हो सकता है अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी किसी को लेके कभी गया हो आँख आईज टेस्ट कराने के लिए, तो डॉक्टर क्या करता है, एक ऐसा फ्रेम पहनाता है जिसमें कोई ग्लास लगा हुआ नहीं होता है ना, उसके बाद उसके अंदर एक के बाद एक अलग अलग ग्लास लगा के बोलता है पढ़ने के लिए कि देखो कभी सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आया ना? देखा है कभी? यस देखा है ना? ओके, तो क्या करता है वो, उस जो भी आपका वो फ्रेम होता है उसमें एक के आगे एक 2 लेंस लगाने का ऑप्शन होता है। ठीक है, वो क्या करता है, आपकी आंखों पर पावर 1 का लेंस लगाता है, उसके बगल में 0.25 का लेंस लगा देता है, तो कितना पावर हो गया टोटल? 1.25 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? वो हर एक पावर का लेंस लेके नहीं बैठता, वो ऐसा नहीं है कि पावर 1 का भी लेके बैठा है, 1.25 का भी लेके बैठा है, 1.5 का भी लेके बैठा है, 1.75 का भी लेके बैठा है, 2 का भी लेके बैठा है, ऐसा नहीं बैठता। वो क्या करता है, वो 1
2 3 4 अप टू मान लो जितना भी आगे तक लेके जाना उतना लेके बैठता है। उसके अलावा 0.25 0.5 0.75 इतना। उसके अलावा ऑब्वियसली -1 -2 एंड सो ऑन। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। उसके बाद ऐसे दो लेंस अगल बगल रख देता है, बोलता बता भाई नजर आया कि नहीं आया। तो जो जिसको जो मर्जी वो पावर बना सकता है कि नहीं बना सकता? बना सकता है ना। यस सर। तो वो इस तरीके से लेंस लेके बैठता है। ठीक है बेटा? सॉरी, इस तरीके से लेके नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि उसको पता है सीधे पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। डॉक्टर को ये बात मालूम है ना? वो ये फॉर्मूला, अगर उसको ये फॉर्मूला नहीं पता होता और सिर्फ फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता होता तो बैठ के हर बार कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेशन कर रहा होता है ना? राइट? इसलिए फॉर्मूला काम का है कि नहीं है? सिंपली दो लेंस में क्या होगा? P1 प्लस P2। 3 लगा दोगे अगल बगल तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। राइट? ऑब्वियसली पावर आप कैसे यूज करोगे? विथ साइन यूज करोगे, है ना? एक पावर -1 का है, मान लो F1 -1 पावर का है, और ये जो सेकंड लेंस है वो 0.25 पावर का है। कॉम्बिनेशन का पावर कितना हो जाएगा बताओ? बोलो। -0.75 -0.75 होगा, -1.25 तो नहीं होगा ना भाई? चलो, सो ये हमारे दोनों लेंस लगे हुए हैं, फोकल लेंस F1 और F2 है। इसकी जो इफेक्टिव लेंस लगेगा उसका ये फॉर्मूला है। उस केस में, इस केस में आप दोनों लेंस को हटा के एक लेंस रख सकते हो, कोई झमेला नहीं है, बड़ा आसान पड़ जाएगा क्वेश्चन। ओके बेटा? और इन्हीं की लोकेशन पे रख सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इतने चिपका के रखे गए हैं कि इफेक्टिवली दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0 है। कोई दिक्कत? नो सर। चलो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया। आगे बढ़ो। यस सर। सॉल्व करो। समझ में आया? समझ में आया? क्या किया हमने? इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल लिया यूजिंग दिस फार्मूला। वो कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर, है ना? अब यू पता है -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पता है 20 सेंटीमीटर, वी निकल गया। वी निकलने के बाद हमने मैग्नीफिकेशन निकाल लिया। कैसे? V/U से। -V/U किसके लिए होता है? मिरर के लिए होता है। लेंस के लिए क्या होता है? V/U। डन? नेक्स्ट बताइए।
ये आपको जो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे हैं, 20 सेंटीमीटर भी दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ठीक है बेटा। और ये 3/2, 6/2, 6/5 और 8/5 क्या है, क्या है ये? इन लेंसेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। सर क्या क्या सर 1 2 3/2, 6/5, 8/5 ये रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं। और इधर जो 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपके क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर है अलग अलग सरफेसेस के। देखो मैं आपको बताता सर लेंस का फॉर्मूला से निकल जाएगा। हूँ, हाँ देखो बात समझो, सबसे पहले तो ये समझो कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर क्या समझने लायक है। लोग बोलते हैं कि सर इसके दोनों सर तरफ तो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अलग अलग है या नहीं? तीनों ही जो लेंसेज लग रहे हैं सर, उसका लेफ्ट में अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, राइट में अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हाँ या ना, बोलो। यस तो सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस तीनों तरफ, तीनों के दोनों तरफ अलग अलग हैं, तो सर मैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो देखो भाई बात को समझो, वैसे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, है ना? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि लेंस फॉर्मूला या लेंस मेकर्स फॉर्मूला तभी वैलिड है जब दोनों तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, है ना बेटा? यस सर बट यहां पर फिर भी अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो यू विल सी कि नहीं, अप्लाई कर दिया लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये क्या मजाक है? बात समझो, हमने देखा कि इधर इधर और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, वो कितना है, एयर है 1 1, दिख नहीं रहा होगा ये कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर भी 1 है, ये भी कलर नहीं दिख रहा है, समझ गए ना बात को? तो अगर मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक लेंस मानूं, तब तो उसके दोनों तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। लेकिन सवाल ये उठता है इसमें से एक एक इंडिविजुअल लेंसेज का के लिए दोनों तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है, तो मैं कैसे काम करूं? तो बात को समझो, इसको आप मान सकते हो कि ये एक लेंस है, उसके आगे एक और लेंस है, उसके आगे एक और लेंस है, मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? यस यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है और यहां पे 1 है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हर एक लेंस के अगल दोनों साइड सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1 का, यस और नो? बस ये दोनों आपस में फिट हो गए तो क्या होगा, सोचो जरा। बेसिकली देखा जाए तो बीच में ये एक एयर का लेंस बना कि नहीं? इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में क्या फर्क है, बीच में ये एयर का लेंस है, राइट? हाँ या ना? यस सर और वो जो एयर वाला लेंस है, उसके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है या नहीं है कि नहीं? इधर 10 सेंटीमीटर है, तो बेसिकली ये पैरेलल स्लैब है जिसकी पावर कितनी होती है, 0। तो ये बेसिकली ये एयर का पतला सा जो थिकनेस है, ये पतला सा जो स्लैब है, उसके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये सिचुएशन और ये सिचुएशन सेम टू सेम है, हाँ या ना? यस सर ये बात समझ में आ गई कि इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है? आई कि नहीं आई? यस तो सर अब मैं तीनों लेंसेज को अलग अलग f1 f2 f3 मान के सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ सर। क्या बोलूंगा सर, 1/f1 विल बी इक्वल टू 3/2 - 1 मतलब 1/2 इंटू 1/10 माइनस 1/-10, समझ में आया कैसे हुआ ये? यस सर दैट इज इक्वल, दिस मीन्स सर दैट इज इक्वल टू कितना हो गया ये 2/10 हुआ तो 1/10 सेंटीमीटर। 1/f2 कितना होगा, 6/5 - 1 मतलब 1/5,
इंटू 1/r1 मतलब 1/-10, -1/r2 मतलब 1/20, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स, इधर 20 आया, माइनस तो रह गए, माइनस माइनस बाहर लेते हैं, तो 2 + 1 3, दैट इज इक्वल टू -3/100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? एंड 1/f3 इज सिंपली इक्वल टू 8/5 -1 मतलब 3/5 टाइम्स 1/20 -1/-10. So this is 3/20. So that is 9/10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो सिंपल कैलकुलेशन है, तीनों के लिए इफेक्टिवली 1/f1 1/f2 1/f3 निकाल लिया। अब क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 1/f जो है दैट इज सिंपली 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 दैट इज इक्वल टू 1/10, या 10/100 कर देते हैं इसको, -3/100 + 9/100 दैट इज इक्वल टू 16/100। दैट मीन्स f इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया? इसकी पावर कितनी होगी? बताओ जल्दी जल्दी, पावर कितना होगा? हम्म 0.6 नहीं, पावर हो जाएगा 16। भैया फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में नहीं डालोगे, किस में डालोगे? मीटर में डालोगे, राइट? तो यहाँ जो 16/100 सेंटीमीटर है इसको 16/1 मीटर कर सकते हो, तो वही तो है पावर। 1/f इज इक्वल टू 16, खत्म, है ना? सेंटीमीटर में बोल रहा था। ध्यान रखना, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है पावर निकालते वक्त, फोकल लेंथ जिस यूनिट में दे रखा था उसमें डाल देते हैं, हमेशा उसे मीटर में कन्वर्ट करिए। कॉपी हो गया? आगे बढ़ते हैं फिर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन। देखिए इस डायग्राम में मैंने एक कन्वर्जिंग लेंस लिया है और एक डाइवर्जिंग मिरर लिया, राइट? है ना? बोलो। इसका फोकल लेंथ मैंने f1 बोल दिया, इसका फोकल लेंथ मैंने f2 बोल दिया। तो मुझे कोई बताएगा f1 क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना?
ओके, F2 क्या है? ये भी सर पॉजिटिव है ना? हाँ है ना? कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, डाइवर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लाइट के साथ क्या होगा? सर लाइट आएगी, इसने कन्वर्ज किया, इसने डाइवर्ज किया और इसने फिर से कन्वर्ज कर दिया। हाँ या ना? यही ना हुआ? बोलो बोलो। यस तो लाइट लेंस के थ्रू 2 बार पार हुई और मिरर से 1 बार डाइवर्ज हुए। अगर कन्वर्जिंग होता तो मिरर 1 बार कन्वर्ज करता, राइट? तो 2 बार लेंस ने काम किया लाइट के ऊपर और 1 बार मिरर ने काम किया। सो जब पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या हो रहा था? अच्छा ये वाला क्वेश्चन हुआ था ना? क्या हुआ था? दोनों लेंस एक एक बार कन्वर्ज किए थे, दोनों का पावर हमने ऐड कर दिया था सिंपली, राइट? यहां क्या होगा? हमें लेंस का पावर, फिर मिरर का पावर, फिर लेंस का पावर, तीनों का पावर ऐड करना पड़ेगा। यस और नो? बोलो। हाँ या ना? यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? जो जो हरकतें होती जा रही लाइट के साथ वो हमने ऐड करते चले गए। लेकिन यहां पे बात समझिएगा, पावर P तो मैंने लिख दिया P1 प्लस P2 प्लस P1, पर यहां पर F1 पॉजिटिव है, इससे मेरा P1 क्या आया? पॉजिटिव आया। लेकिन P2 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि मिरर का पावर क्या होता है? -1/f होता है, राइट? यस सर जो इससे जो इफेक्टिवली जो भी पावर बनेगी इस कॉम्बिनेशन की, इफेक्टिवली जो भी कन्वर्जेंस होगा वो इस कन्वर्जिंग पावर इस तरीके से मिलेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें P2 नेगेटिव होगा, P1 पॉजिटिव होगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है? अगर यहाँ पे कनकेव लगा होता तो P2 भी पॉजिटिव हो जाता, है ना? पर एक चीज को और समझिए, ये जो कॉम्बिनेशन है इफेक्टिवली क्या है? ये लेंस है कि मिरर है? लाइट आगे जा रही है कि पीछे आ रही है वापस? बोलो। मिरर। सो दिस इज एन इफेक्टिव मिरर, राइट? ये लेंस नहीं है, ये इफेक्टिव मिरर है। और इस ये पावर मिरर का पावर मिला है। तो मिरर के पावर का फॉर्मूला क्या होता है? -1/f होता है ना? दैट इज इक्वल टू 1/f1 -1/f2, क्योंकि P2 किसका पावर है? मिरर का पावर है, प्लस 1/f1। समझ में आया? P, P2 are for mirrors, therefore power is equal to -1/f, है ना? And P2 is length, sorry, P1 is length, therefore फॉर्मूला क्या लगेगा? पावर इज इक्वल टू 1/f लगेगा, राइट? इफेक्टिवली क्या बना है? ये मिरर बना है और उस मिरर का फोकल लेंथ ऐसे मिलेगा। ओके बेटा? यस सर आगे बढ़े। कॉपी। देखिए हमको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ के चलने होते हैं मिरर, इस ऑप्टिक्स में। वो सारे छोटे पॉइंट्स अगर आप समझ जाते हो तो क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके। नए क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं ऑप्टिक्स में। जब भी एक आईआईटी ने कोई एकदम नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी ना रे ऑप्टिक्स में, अक्सर वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, ठीक है? या क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उसका सोल्यूशन इंस्टीट्यूट्स को निकालने में महीनों लग जाते हैं, सही सोल्यूशन। आईआईटी भी कई बार गलत सोल्यूशन लेकर गलत से ही चेक कर लेता है। मैं बताऊंगा एक एग्जांपल इसका।
पिछले 5 सालों में ऐसा 2 बार हो चुका है कि आईआईटी ने नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी, उनका क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हो गया, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ। सर आप बोल रहे हैं कि सेम सेम क्वेश्चन आएंगे? बहुत ज़्यादा चांसेस है। नया क्वेश्चन का मतलब बेटा आप प्रैक्टिस कर लोगे ना अगर अच्छे से स्टडी मटेरियल वगैरह से, तो अब देखो फोकल लेंथ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये सब चेंज हो तो जाएगा। सर आप बोल रहे हैं कि नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते तो मतलब आंसर बनता ही नहीं, तो सर क्वेश्चन जो पहले पहले आ चुके वही आने का चांसेस ज्यादा है। डेटा चेंज होगा, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, डेटा चेंज होगा। अब यार क्वेश्चन में 2 की जगह 3 मिरर लगा देगा, 4 लेंस लगा देगा, लेकिन क्वेश्चन का तरीका वही रहेगा। समझ में आया? मैं ये कह रहा हूँ, मतलब सोचने के लिए नया नहीं दे सकता, बहुत रेयर होता है ऐसा रे सर ऑप्टिक्स में। P1 पॉजिटिव और P2 नेगेटिव है क्या? क्या? तो P1 पॉजिटिव और P2 नेगेटिव है ना? हाँ, ध्यान रखना इन चीज़ों का। इफ़ यू मतलब अगर आप एनएफ प्रैक्टिस कर लो तो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। रिपीट नहीं होगा मतलब कॉन्सेप्चुअली, रिपीट क्या होगा, कॉन्सेप्चुअली नया होता ही नहीं है। अब क्या कॉन्सेप्ट जितने हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, बोलेगा नहीं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगाने के बाद सर वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए बोल दिया तो नया क्वेश्चन हो गया, तो उसको मैं नया नहीं मानता। ठीक है, मतलब बोलेगा इस केस में ये कॉम्बिनेशन दे दिया आपको और बोलेगा ऑब्जेक्ट इधर है, इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, बताओ इमेज की वेलोसिटी कितनी है। तो ये मैं बोलता हूँ 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए पर क्वेश्चन नया नहीं है। ओके, सर हो गया सर। अगला है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग अ लेंस मतलब क्या हुआ, लेंस लिया और लेंस के ही एक सरफेस को सिल्वर करके पॉलिश कर दिया। ठीक है, समझ में आया? हम्म, समझ में आया? तो क्या होगा ऐसे में, यस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं बोलूँगा बेटा ये बताओ इस केस में और इस केस में कोई फ़र्क है क्या? नो हम्म, सर। तो बस एक काम करो, सिल्वरिंग लेंस में ये डायग्राम बनाओ और उसका इक्विवेलेंट लगा के ये वाला डायग्राम बना लो। ठीक है, और उसके बाद मैं सॉल्व कर देता हूँ। लेट से इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो p1 हो जाएगा 1/f1, p2 हो जाएगा -1/f2। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि सर f2 अपने आप में निगेटिव है, राइट? देन लाइट जब आएगी तो एक बार लेंस से पास होगी, फिर मिरर कन्वर्ट्स करेगा, फिर लेंस पर और कन्वर्ट्स करेगा। सो आई विल हैव पावर p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p1 या सिंपली 2p1 प्लस p2, बट मैं ऐसे लिखना पसंद करता हूँ, मुझे समझ में आता कि हो क्या रहा है आखिरकार। p1 प्लस p2 प्लस p1, क्योंकि मैं लाइट रे को फॉलो करना पसंद करता हूँ। ओके, दिस मीन्स क्योंकि ये इफेक्टिवली मिरर है तो -1/f इज इक्वल टू 1/f1 -1/f2 प्लस 1/f1। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, इफेक्टिव मिरर बन जाएगा। दिस इज एन इफेक्टिव मिरर, इफेक्टिवली अ कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि क्योंकि लेंस भी कन्वर्जिंग है, मिरर भी कन्वर्जिंग है, तो ओवरऑल भी कन्वर्जिंग ही रहेगा। पिछले केस में बताना मुश्किल था कि कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा, है ना? मेरे कहने का मतलब है इफ़ यू सॉल्व इनफ क्वेश्चंस एग्जाम में नए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बहुत मुश्किल है मिलना।
ओके सर। हो गया? आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया? ओके सर। सर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। लेट्स सी। देखो, मेरा फोकस कैसे निकलेगा, सॉरी यहाँ पावर कैसे निकलेगा? मेरा पावर P हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। दैट दिस मीन्स मेरा, क्योंकि इफेक्टिवली मिरर की तरह बिहेव करेगा, कि लाइट कैसे जाएगी? तो लाइट आगे जाएगी, कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज होगी, फिर से कन्वर्ज होगी, राइट? सो मेरा जो इफेक्टिवली पावर होगा वो -1/f होगा, क्योंकि इफेक्टिवली मिरर है। सो -1/f इज इक्वल टू 1/10। P2 कितना होगा? क्योंकि ये मिरर है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव तो है ही है, लेकिन पावर कितना होगा? -1/f होगा। तो -1/10 प्लस 1/10, दैट मीन्स फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर। ठीक है? इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना हो गया? -10 सेंटीमीटर। मिरर का U कितना है? -20 सेंटीमीटर। मुझे V निकालना है। ये क्या है? मिरर है। ध्यान रखना इस चीज़ का, इसलिए अपन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला लगाएंगे।
हम क्या बोलेंगे, 1/v प्लस 1/-20 इज इक्वल टू 1/-10। आप सॉल्व करोगे तो v विल बी इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज है, होना भी चाहिए, क्योंकि मेरा u -20 है, फोकल लेंथ का डबल, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इफेक्टिव सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। हालांकि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम की कोई चीज़ होगी नहीं, मतलब वो जो इफेक्ट, लेकिन अगर आप इफेक्टिव मिरर बनाते हो तो उस इफेक्टिव मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो उस इफेक्टिव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसलिए इमेज भी वहीं रखी हुई है। ओके, समझ में आया? यस। आगे बढ़ते हैं। कटिंग और पेंटिंग लेंस या फिर एक मिरर को कट कर दें, पेंट कर दें, तो क्या होगा? जैसे ये पूरा मिरर है, लेकिन पूरे मिरर को काट के नीचे वाला टुकड़ा हटा दिया, राइट, है ना? समझ में आया कौन केस? इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देखो। पूरा मिरर था, उसके नीचे वाले टुकड़े को काट के फेंक दिया, है ना? तो इस मिरर का, पूरे के पूरा जो मिरर था उसका प्रिंसिपल एक्सेस ये है। ये जो नया आधा मिरर बचा, इसका पोल कहाँ है, बताएगा कोई मुझे? यहां है कि नहीं है नया पोल? बोलिए। यस सर। आया ना? नहीं, ये तो नया क्या पहले से दिखाई दे? क्या, क्या 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 पहले से दिखाई दे? कुछ भी नहीं किया। मैंने बोला कि ये मेरे पास पूरा लेंस, पूरा मिरर था नीचे तक, ये पूरा मिरर था, इसको काट के हटा दिया मैंने, ठीक है? तो ये बचा हुआ, ये मिरर बचा ना? हाँ सर। क्या इस पॉइंट को मैं पोल कह सकता हूँ, हाँ या ना? इसका जो मिड पॉइंट है, कह सकता हूँ कि नहीं? नो सर। क्यों नहीं कह सकता? क्यों नहीं कह सकता? The सर principal आपने अपने axis पास में होगी। क्या क्या बोले? अरे बोलो ना भाई। इसको मैं पोल कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? या तो बोलो हाँ, और अगर बोल रहे हो नहीं तो मुझे एक्सप्लेन करो। मैं कह रहा हूँ मिड पॉइंट को पोल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अच्छा देखो, सोचिए जरा, जब भी मिरर पूरा था, उस वक्त जो रे इस ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही थी, लेट्स से मैंने दो रेज बना दी, वो रेज सारी की सारी यहीं पे आके मीट कर रही थी इफेक्टिव फोकस पर, यस और नो बोलिए, मतलब ओरिजिनल फोकस पे, यस और नो बोलिए। Yes sir. और यहाँ कहीं पे इसका सेंटर था, है ना, राइट? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नीचे वाले मिरर को हटा देता हूँ तो ये वाली रे तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी नहीं, पर क्या इससे इस वाली रे को कोई फर्क पड़ेगा? फर्स्ट रे, इस रे नंबर 1 को कोई फर्क पड़ेगा क्या? No sir. तो ये वाली रे तो ऐसी जाती रहेगी। आपने बोला सर नया पोल मेरा ये है, तो मैं अगर इस नए पोल से अपना नया प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूं तो प्रिंसिपल एक्सिस में सेंटर तो लाई करना चाहिए, राइट? राइट या रॉन्ग?
बोलो। अगर मैं एक और रे ऊपर वाले पोर्शन में ही कंसिडर करूं, तो ये रे भी जब मिरर पूरा था तो इस पॉइंट से पास हो रही थी रिफ्लेक्शन के बाद। तो जो रेज इस तरीके से पैरेलली आ रहे हैं वो कहाँ मीट करने चाहिए थे? फोकस में मीट करने चाहिए थे ना, लेकिन मीट तो यहाँ कर गए सेंटर में। हाँ है ना? कंफ्यूजन है कि नहीं है? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही नहीं लाई कर रही ये पॉइंट ऑफ मीटिंग, है ना? गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? Yes, यस sir. सर। कोई गड़बड़ नहीं है अभी तक, क्योंकि सर ये जो रेज हैं ये नई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी तो नहीं है ना? समझ रहे हो बात को? यस सर। लेकिन गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है बेटा कि हमारा ये जो लेंस में जो मिरर आपको दिख रहा है ये ऐसा थोड़ा ना है। ये मिरर तो बेटा कुछ ऐसा है ना? है ना? मिरर कोई आर्क थोड़ा ना है, मिरर तो सरफेस है ना भाई। कंप्लीट मिरर कैसा था? यस सर। कंप्लीट मिरर ऐसा था, इसको बीच से काट दोगे तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा ना। हम्म। Yes, sir. सो ये जो अपन को दिख रहा है ये तो सिर्फ डायग्राम में हमारी आलस की वजह से दिख रहा है, असली में तो मिरर ऐसा है। तो इसका मिड पॉइंट यहां पर होगा, ये बोलना बहुत गलत है कि नहीं बताओ? इसका मिड पॉइंट यहाँ है क्या? नहीं ना। इसका तो मिड पॉइंट ऐसे डायरेक्टली बोलना ही गलत है। बात ये है आप लोगों को जो पोल की डेफिनेशन बताई थी ना वही गलत थी। पोल ऐसे डिफाइंड है, ये जो आगे वाला ये जो सर्कल बन रहा था इस सर्कल को पहले कंप्लीट करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस सर्कल के सेंटर को जोड़ो, वो जहां जाके मीट करेगा ना उसको पोल कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इसलिए अगर आप नीचे वाले पोर्शन को काट के हटा भी देते हो तो पोल चेंज नहीं होगा। होगा क्या? होगा? नहीं सर। पोल चेंज नहीं होगा। ओके। तो सबसे पहली चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी कि मिरर को या लेंस को कट करोगे तो पोल या ऑप्टिकल सेंटर चेंज नहीं होता है। पोल डज नॉट चेंज। दूसरी चीज समझो, नहीं चेंज होने के पीछे लॉजिक एक और समझो। पहले अगर यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट से यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी इमेज लेट से मिरर यहां बना रहा था, तो क्या हो रहा था? इस पॉइंट से जो भी रेज आ रही थी चाहे जैसे भी जाएं, रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट में मीट कर रही थी। हाँ या ना? 2 4 10 75 जितने बना लो सबके सब इस पॉइंट से पास हो रहे थे, तभी ना यहाँ पे इमेज बनी थी। हाँ या ना? अब यस सर। नीचे मिरर हो चाहे ना हो इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता। ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग चेक करो, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ। मतलब क्या हो रहा है कि इस मिरर को कट करने से इमेज की लोकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इमेज जैसे पहले बन रही थी सब अभी वैसे ही बन रही है। मतलब पोल, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस सब कुछ सेम टू सेम है। ठीक है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन, किस चीज पे इफेक्ट नहीं है? पहला पोल, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा फोकस, चौथा प्रिंसिपल एक्सिस, पांचवा पोजीशन ऑफ इमेज, छठा मैग्निफिकेशन। किसी चीज में कोई फर्क नहीं है। तो सर फर्क क्या पड़ा? कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए ना। मैंने मतलब मिरर से काटू ना काटू वैसा का वैसा सब कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए ना भाई। बताओ क्या फर्क पड़ा? सोचो। सोचो सोचो।
only thing that changes, एटलीस्ट अभी के लिए कह सकते हैं हम, आगे जाके वेव ऑप्टिक्स में एक और चीज चेंज हो जाएगी, बट ओनली थिंग दैट चेंजेस इज, एनी आइडिया, तुक्का? ब्राइटनेस ब्राइटनेस ऑफ इमेज। समझिए, पहले लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर यहां से भी यहां आ रही थी, अब सिर्फ ऊपर से आ रही, तो ब्राइटनेस कम हो गई ना, हुई कि नहीं हुई? तो एक ही चीज चेंज होती है, क्या? ब्राइटनेस ऑफ इमेज, और कुछ भी चेंज नहीं होता है। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, आगे बढ़ूं? यस सर। उसी तरीके से अगर मैं इस लेंस को भी कट कर दूं या पेंट कर दूं, पेंट करने का मतलब ब्लैक कलर से पेंट कर दिया थोड़ा सा पोर्शन, जिससे कि रिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है, या रिफ्रैक्शन ना हो। समझ में आई बात? मान लो मैंने इस लेंस के नीचे वाले पोर्शन को ब्लैक पेंट कर दिया, नीचे वाले पोर्शन को काट के हटा दिया, ऐसे काट के थोड़ा पोर्शन काट के हटाया, आधा पोर्शन काट के हटाया, या मैंने सिंपली बीच में इतना पोर्शन को ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। मैं मिरर में भी पेंट कर सकता था, है ना, या वो भी नहीं, मैंने बस कपड़ा लिया, कपड़े से कवर कर दिया आधे लेंस को, कर सकता हूं ना मैं ये काम? यस। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा इमेज को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो प्रिंसिपल एक्सिस चेंज होगी, ना ऑप्टिकल सेंटर चेंज होगा, ना फोकस चेंज होगा, ना पोजीशन ऑफ इमेज चेंज होगा, ना मैग्निफिकेशन चेंज होगा। सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी, क्या? ब्राइटनेस ऑफ इमेज, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? बोलो। सब कुछ समझ में आया अभी तक कि नहीं? यस सर। आगे बढ़ूं फिर? यस सर। चलो फिर, अगला टॉपिक है हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंस। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंस। देखो, मान लेते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? यहां कहीं बनेगी, ये तो अपन को मालूम है ना, कि नहीं मालूम है? यस सर। अब मुझे एक चीज बताइए कि जब हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे थे, मिरर फॉर्मूला नहीं, मिरर में जब न्यूटन फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डिस्टेंस कहां से मेजर करते थे? पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से? सेंटर से। नहीं, फोकस से। सर। फोकस से मेजर करते थे, राइट? यहां पे भी हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डिस्टेंस फोकस से मेजर करेंगे, पर मैंने आपको बार बार कहा है कि भैया ऑब्जेक्ट के लिए आप हमेशा सिर्फ f1 यूज करोगे, इमेज के लिए हमेशा सिर्फ f2 यूज करोगे, राइट? इमेज को पता ही नहीं f1 एग्जिस्ट करता है। ओके, सो जब हम न्यूटन फॉर्मूला लेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वैसे तो लेंस के लिए न्यूटन फॉर्मूला होता ही नहीं है, बट मॉडिफाइड फॉर्मूला एक तरीके से ये, तो हम लोग क्या करते हैं, f1 से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करते हैं, इसको बोल दिया x1, और f2 से इमेज की डिस्टेंस मेजर करते हैं, इसको बोल दिया x2। तो मुझे बताओ, यहां पर x1 क्या है? इस डायग्राम में x1 क्या है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? हाँ या ना?
क्योंकि लाइट रे तो ऐसे जा रही थी, इंसिडेंट रे। तो राइट डायरेक्शन में प्लस, लेफ्ट डायरेक्शन में माइनस। क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर किया इसलिए x1 नेगेटिव हो गया, ये राइट डायरेक्शन में मेजर किया इसलिए x2 पॉजिटिव हो गया। ओके, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। कितना होने वाला है? तो सर x1 इंटू x2 जो है ना वो माइनस एफ स्क्वायर होगा, ये हम लोग कहना चाह रहे हैं। ओके बेटा, ओके। अच्छा सॉरी, x2 ये नहीं, x2 ये है, मेरी गलती, यहाँ से 2f2 से नहीं, f2 से मेजर किया गया। ठीक है बेटा, प्रूफ कैसे करेंगे? देखो भाई, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये मेरा क्या है? माइनस एफ, ये क्या है? एफ, है ना। तो u कितना हो जाएगा? माइनस एफ प्लस x1, और v कितना हो जाएगा? प्लस एफ प्लस x2। आप बोलोगे सर u माइनस एफ प्लस x1 कैसे होगा? क्योंकि सर x1 भी निगेटिव है ना, देख रहे हो, वेक्टर सम किया है, माइनस एफ प्लस x1, राइट। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। इसका बाद आप फॉर्मूला लगा दो, मिरर लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जैसे अप्लाई करोगे, कुछ स्टेप्स लगेंगे, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ओके, तीन चार स्टेप्स में आ जाएगा जैसे वहां पे आया था। बस समझने वाली बात ये है कि वेक्टर का यूज करके आप यू और वी लिखिए, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। सर हो गया। हो गया। सर हम्म, सर वहाँ u इक्वल टू माइनस एफ माइनस x1 होगा ना? बेटा ये x1 ऑलरेडी निगेटिव है ना, ठीक। ये वेक्टर ही माइनस एफ वेक्टर, समझो ना बात को, ऐसे वेक्टर की तरह से सोचो। दिस इज एफ वेक्टर, दिस इज माइनस एफ वेक्टर, दिस इज x1 वेक्टर एंड दिस इज x2 वेक्टर। अब ठीक है, ओके सर। समझ में आ गया? चलो, अब v वर्सेस u ग्राफ फॉर लेंस। ठीक है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी ये ग्राफ्स मिरर के लिए बना चुके हैं ना, तो लेट्स गो एंड गो टू मिरर्स फर्स्ट। मिरर में, कन्वर्जिंग मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव था, क्योंकि मिरर है, ऑब्जेक्ट के लिए फोकस और इमेज के लिए फोकस सेम होता है, मतलब u साइड में फोकस और v साइड में फोकस सेम होता है, राइट, है ना, है ना, एक ही फोकस होता है वहां पे। तो बोलो। यस सर। तो जो कन्वर्जिंग मिरर है उसका फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए हम u पे भी माइनस एफ पे चले गए, v पे भी माइनस एफ पे चले गए। हम लोगों ने यहाँ पर
इसको बोला x1, इसको बोला x2, राइट। और ग्राफ कैसा बना था हमारा, याद है आपको? क्योंकि ये x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर था, ग्राफ हमारा बना था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। ये कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये कहाँ से पास हो रहा है, -2f -2f से, राइट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो पढ़ा हुआ है ना अपन ने, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बस उसको याद करा के फटाफट इसको टॉपिक को खत्म करना चाहता हूँ। समझ में आया? यस डाइवर्जिंग मिरर के लिए क्या था? ओहो, ये तो लग रहा है गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ है ना? गड़बड़ है कि नहीं है? बोलो भैया, इसके लिए तो दोनों फोकस एक ही तरफ होंगे ना, दोनों प्लस एफ होगा ना, यू भी प्लस एफ में जाएगा, वी प्लस एफ में जाएगा, राइट। सो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको इसको कुछ यहां लेके आना पड़ेगा, है ना, राइट। यस सर। और ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा और हमेशा ही ओरिजिन से पास होगा। तो बेसिकली अगर आप फोकस सही से लिख देते हो ना, तो आपका काम हो जाएगा, है ना बेटा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यस चल, अगर मैं लेंस के लिए बात करूं, पहले कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा। मेन पॉइंट, मेन काम मेरा यही बचा है ना बेटा? मेन काम तो यही बचा हुआ है ना, बोलो। यस तो ग्राफ कैसा बनेगा, समझिए बात को। मैं बोलूंगा क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, इसका मतलब इसका फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है। कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। मतलब इसका f2 क्या है, पॉजिटिव है। फोकल लेंथ किसको कहते हैं, f2 को कहते हैं ना भाई। और इसका मतलब f1 क्या है, नेगेटिव है, राइट। F1 किसके लिए होता है, अच्छा इधर मेरा u रहने वाला है, इधर मेरा v रहने वाला है। F1 होता है आपके ऑब्जेक्ट के लिए, तो F1 आएगा u के लिए, F2 आएगा किसके लिए, v के लिए। तो u एक्सिस पे नेगेटिव जाओ और v एक्सिस पे पॉजिटिव जाओ। पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए यहाँ पे? तो ये क्या हो गया, -f, f। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही रहने वाला है, पर ग्राफ बनने वाला है ऐसा। और क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिएगा, x1 x2 इज इक्वल टू -f स्क्वायर था ना, f स्क्वायर नहीं था, -f स्क्वायर था, राइट। इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट, है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दो तरीके से बन सकते हैं ना, ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव स्क्वायर है तब तो ये वाला बनेगा, नेगेटिव स्क्वायर है तो ये वाला बनेगा, हाँ है ना। मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो ये वाला बनेगा, पॉजिटिव है तो ये वाला बनेगा, राइट। चलो, तो ये एकदम क्लियर है ना। डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या बोलूंगा, डाइवर्जिंग लेंस के लिए हमारा फोकल, अच्छा मैं आपको ये ग्राफ्स याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। हो गया सर। हो गया, चल। सो ये हमारे पास ग्राफ बना, ठीक है, ओके।
अब देखो अगर डाइवर्जिंग लेंस के लिए बात करूंगा तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या होता है, फोकस यहाँ होता है, लाइट ऐसे जाती है ऐसे जाती है, राइट, मतलब फोकस यहाँ होता है ना, नेगेटिव होता है फोकस। मतलब और ये कौन सा फोकस हम लोग फोकस मानते हैं, F2 को मानते हैं, तो F2 नेगेटिव है, मतलब F1 क्या है, पॉजिटिव है। मतलब U कहाँ से मेजर किया जाएगा, प्लस एफ से मेजर किया जाएगा, और V कहाँ से मेजर किया जाएगा, माइनस एफ से मेजर किया जाएगा, राइट। मतलब कौन से फॉर्मूले में, न्यूटन्स फॉर्मूले में। इसलिए आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपका एक्सिस बन गया, ये दोनों इसके अबाउट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कंटेनिंग द ओरिजिन। बन गया कि नहीं बन गया ग्राफ, बोलो, इजी है आसान। देखो मैं समझाने से ज़्यादा याद करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है समझाने के बाद भी ये ग्राफ याद नहीं रहते, क्योंकि आपस में काफ़ी सिमिलर है ना। तो कब कौन सा ग्राफ रहेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ तरीका आपको चाहिए, तो अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है बेटा, यस सर। कॉपी हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट होगा वो, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ तो ये कौन सा पॉइंट होगा, 2f कॉमा -2f। बढ़ूँ आगे, चलो अब एक और फॉर्मूला देखना है, बेसिकली मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u और v। मतलब आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा जिसमें आपको मिरर या लेंस दे रखा है ना, आपको ऑब्जेक्ट बता रखा है, यहाँ पे बताओ मैग्निफिकेशन कितना है, सीधे मैग्निफिकेशन पूछता है, वो इमेज की लोकेशन नहीं पूछ रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन पूछ रहा होता है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते, अपन ने लास्ट क्लास में किए भी थे। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन आप बोलोगे सर, लेकिन जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैं वो फॉर्मूला जल्दी डिराइव करने के लिए एक तरीका बता दे रहा हूँ, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो पहले बात करते हैं मिरर के लिए। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना, ये होता है ना फॉर्मूला। बोलो। यस सर। अब देखो मेरे को अपना आंसर चाहिए या तो u या फिर v एंड f। ठीक है, मेरा मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में क्या क्या आना चाहिए, f आना चाहिए और u आना चाहिए, या फिर f के साथ v आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर टाइम हमको जरूरत पड़ती है जिसमें u हो, बट v वाले क्वेश्चन नहीं बन सकते, बोलेगा इमेज यहां बनी, बताओ मैग्निफिकेशन कितना होगा, राइट। तो कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को या तो u से या फिर v से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आपको चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इसको, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय v करता हूं तो देखना आंसर मेरा v बच जाएगा। कैसे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस v/u। देखो ये तो मैग्निफिकेशन के आसपास पहुंच गया ना, हाँ है ना, -v/u मैग्निफिकेशन होता है, यहां v/u बन चुका है, इज इक्वल टू v/f। क्योंकि फोकस के साथ v बच गया, ये v हटेगा नहीं, हमारा मैग्निफिकेशन इसी के टर्म्स में आ जाएगा। दिस मीन्स 1 माइनस v/f इज इक्वल टू m, राइट, है ना। तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस v/f। ओके बेटा, बट ये फॉर्मूला उतना, मैं फॉर्मूला याद नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ इसमें से कोई भी। अगर मैं इसी इक्वेशन को सीधे सीधे मल्टीप्लाइड बाय u कर दूं तो क्या बनेगा,
सर बन जाएगा u बाय वी इज इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू कहाँ से आ गया यहाँ पे, u बाय वी प्लस 1 इक्वल्स टू u बाय एफ। यस और नो? देखो ये m तो नहीं बना, पर ये क्या बन गया, -1/m बन गया है ना। सो दिस मीन्स दैट आई हैव -1/m इज इक्वल टू u माइनस f अपॉन f। दिस मीन्स मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। आया कि नहीं आया? बोलो। सो क्या बोल सकते हैं, f माइनस वी अपॉन एफ, यह आ गया f अपॉन f माइनस यू। अब चर्चा करते हैं लेंस के लिए। लेंस में ध्यान रखिएगा, आपका जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, इट इज सिंपली v बाई यू। यहां क्या था, माइनस v बाई यू, है ना। यहां क्या था, माइनस v बाई यू, इसलिए मैंने इसको RHS में ले जाके m किया था, क्योंकि मेरे को माइनस v बाई यू मिले। यहां पर मिरर में फॉर्मूला क्या था मैग्निफिकेशन का, माइनस v बाई यू। यहां क्या है, सिंपली v बाई यू। सो आई हैव लेंस फॉर्मूला एज 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. Now if I multiply this with v, I'm going to receive my final formula in terms of v. So I will have 1 minus v by u मतलब 1 minus m is equal to v by f. That means m is equal to 1 minus v by f. ओ हो, कितना बढ़िया है ना, ये फॉर्मूला सेम आ गया। है ना। बट देखना u के टर्म्स में अलग आ जाएगा, इसलिए ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं। अगर मैं u से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, u बाई वी दैट इज 1 बाय m माइनस 1 इज इक्वल टू u बाय f। दैट मीन्स 1 बाय m इज इक्वल टू, देखो क्या हो गया, f प्लस u अपॉन f हो गया। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u हो गया। देख लो फॉर्मूला गड़बड़ा गया ना। तो ये भी नहीं कर पाए हम लोग कि इधर का फॉर्मूला सेम होता है, वो भी नहीं कर पाए। हमें बेस्ट तरीका हमारे पास क्या है, सिंपली इस इक्वेशन को v से या u से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास सीधे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है बेटा। नहीं तो अगर आपकी हिम्मत है तो आप इस चारों फॉर्मूले याद कर लो। कई लोग याद करते हैं, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि याद किए नहीं जा सकते, बिल्कुल याद किए जा सकते। कई लोग सिर्फ u के टर्म्स में फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता है। हालांकि क्वेश्चन बनाने के लिए दोनों फॉर्मूले उतने यूज़ हो सकते हैं, पर ज़्यादातर लोग ये वाला और ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि मिरर के लिए f अपॉन f माइनस यू, लेंस के लिए f अपॉन f प्लस यू। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है ना इन फॉर्मुलों में। और मैं ये दोनों के एक साथ इसलिए करा रहा हूँ, मैंने, आप बोलोगे सर मिरर में क्यों नहीं पढ़ा है फॉर्मूला, मिरर में बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने पड़ गए। यार मतलब कोई फायदा नहीं होता अगर मैं वहां पे भी एक बार पढ़ाता, यहाँ पे भी एक बार पढ़ाता तो। आगे बढ़े। आगे बढ़ रहा हूं। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद ये चैप्टर खत्म मानेंगे। ठीक है। क्वेश्चन तो मैं कितने भी करा सकता हूँ, खत्म नहीं होंगे, पर थ्योरी कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा कि हाँ भाई अब थ्योरी कंप्लीट हो गई, अब क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस में करिए। तो वो मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, कॉपी करो।
क्वेश्चन कॉपी हो गया? अच्छा, मुझे आइडियाज दोगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करें? सबसे पहले तो 12 PM मतलब दोपहर के 12 बजे के बारे में बात कर रहा है, मतलब सन से आने वाले लाइट के बारे में बात कर रहा है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इंसिडेंट रेज पैरेलल आ रही है, राइट? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। है क्या? बोलो। नो सर। तो अब मुझे आइडियाज दो कि हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या क्या किया जा सकता है, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। देखो, एक मेथड जिसमें मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि वो गलत हो ही नहीं सकता, वो क्या है? इस सरफेस का आप फॉर्मूला लगा दीजिए, सरफेस का, स्फेरिकल सरफेस का, राइट? है ना? लाइट रिफ्रैक्ट हुई एक बार, एक सरफेस का फॉर्मूला लग गया। फिर लाइट रे यहाँ से, मतलब या ये लाइट रे एक बार रिफ्रैक्ट हुई, एक सरफेस का फॉर्मूला लग गया। फिर दूसरे इसमें म्यू1 आपका 1 हो गया, म्यू2 आपका 3/2 हो गया। उसके बाद लाइट रे इस सरफेस पे आई, यहाँ पे आपने इस सरफेस का फॉर्मूला लगा दिया, म्यू1 आपका 3/2 हो गया, म्यू2 4/3 हो गया। फिर मिरर आया, मिरर का फॉर्मूला लगा दिया आपने, लेकिन मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर है, तो कोई खास फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी नहीं, उससे आपने इमेज की लोकेशन निकाल ली। लाइट रे ने अपना पाथ रिवर्स कर दिया, वापस जाते वक्त फिर से इस सरफेस को मिली, है ना? जब इस सरफेस को मिली तो फिर से क्या करोगे? आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इस बार म्यू1 आपका 4/3 हो जाएगा, म्यू2 कितना हो जाएगा? 3/2। फिर लाइट रे ऊपर जाएगी, अब की बार म्यू1 3/2 है, म्यू2 1 है। तो टोटल आपको वो सरफेस वाला फॉर्मूला कितनी बार लगाना पड़ा? 4 बार लगाना पड़ा। इस सरफेस के लिए, फिर इस सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन, फिर इस सरफेस के लिए, फिर इस सरफेस के लिए। ओके, तो एक बार तो ये है कि आप 4 बार वो वाला फॉर्मूला लगाओ, μ2/v - μ1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1/r। ओके, 4 टाइम्स μ2/v - μ1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1/r, राइट? एक तो ये फॉर्म तरीका हुआ, है ना बेटा? कोई दिक्कत? प्लस प्लेन मिरर, एक अप्रोच ही होगी। इसमें इसमें मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? दूसरा तरीका क्या हुआ सर? दूसरा तरीका ये हुआ सर, ये एक लेंस, इसके बाद सर ये एक मिरर, सॉरी ये एक और लेंस, फिर प्लेन मिरर, फिर लेंस, फिर लेंस, राइट? यस और नो? तो क्या करेंगे? F1 के लिए आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाओगे, F2 के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाओगे, और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर लगाओगे, ठीक है? और उसके बाद इफेक्टिव मिरर मिलेगा जो आपको इससे, उसके लिए फिर आप क्या करोगे? मिरर फॉर्मूला लगाओगे। तो इसमें भी आपको इफेक्टिवली 4 बार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? बताओ। 2 लेंस फॉर्मूला, एक इफेक्टिव मिरर और एक मिरर फॉर्मूला, हाँ या ना? लोगों को लगता है हाँ सर ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा होगा सर, मैंने कुछ सोचा है सर यहाँ पे, पर कोई खास फायदा हुआ क्या? बोलो बोलो। नहीं हुआ ना कोई खास फायदा? पर फिर भी कई लोग इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इन कंपेरिजन टू ये वाला, क्योंकि सर इसमें μ2 और μ1 भी आता है सर, उसमें गलती हो जाती है। ठीक है, दैट इज़ फाइन। सो मैं खुद भी ये वाला मेथड यूज़ करना पसंद करता था जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं वही वाला तरीका यूज़ कर लेता हूँ। मैं क्या बोलूँगा? 1/f1 इज इक्वल टू, इसका म्यू 3/2 है, 3/2 - 1 1/2 इंटू 1/r1 मतलब 1/30 - 1/-20।
दैट इज, अच्छा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अच्छा मिटाऊंगा क्यों, मिटा के तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20 ना, तो 60 हो गया 5/60, 5/120 ये हो गया 1/f1। ओके, देन 1/f2 इज इक्वल टू, फिर से म्यू -1 मतलब 1/3। इसमें देख रहे हो ना, मैंने गैप्स में एयर मान रखा है, तब अप्लाई कर पा रहा हूँ, है ना। 1/3 इंटू 1/-20, तो 1/-20 -0, दैट इज इक्वल टू -1/60। ठीक है, ये सब हटाओ, अब कॉम्बिनेशन लगाओगे, पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, इसका पावर मैं P3 कह दे रहा हूं, प्लस P3 प्लस P2 प्लस P1, राइट। क्योंकि इफेक्टिवली मिरर बनने वाला है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा -1/f, क्योंकि मिरर का इफेक्टिव फॉर्मूला क्या होगा -1/f, दैट इज इक्वल टू P1 कितना है, P1 तो सर क्योंकि लेंस इसलिए 1/f, तो 5 ये 2P1 है ना, तो 2P1 मतलब 2 टाइम्स 5/120, 2P2 है प्लस 2 टाइम्स -1/60 प्लस P3, क्योंकि इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, प्लेन मिरर है, वो 0 हो गया। सो दिस मीन्स -1/f इज इक्वल टू, ये हो गया 10/120 प्लस -4/120, तो ये हो गया 6/120। दिस मीन्स आपका फोकल लेंथ आ गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि u आपका इन्फिनिटी है, तो v फोकस लेंथ के बराबर ही आने वाला है। सो इमेज कहाँ बनेगी फाइनल इमेज, -20 सेंटीमीटर मतलब ऊपर 20 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका आंसर है। समझ में आया? आई एम अज्यूमिंग द लेंस इज थिन, वेरी वेरी थिन। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो बेसिकली जितने टूल्स होते हैं ना बेटा ऑब्जेक्ट इमेज के लिए, मैंने वो सब दे दिए। अब आपको यार उसके हाथ में मैकेनिक्स घुसा के या ये घुसा के कोई नया क्वेश्चन बना देगा, वो एक अलग चीज है कि भैया कोलिजन भी डाल दिया उसके साथ में, पर ऑप्टिक्स का नया कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। लग सकता है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं उसमें, उनके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, जो आईआईटी ने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 4-5 सालों में, उसमें उन्होंने कोशिश करी है ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स के हाथ कुछ छेड़छाड़ करके कुछ नया क्वेश्चन बनाने की, आपके कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करने की। तो उसमें एक तो जो इस साल पूछा है वो काफ़ी सही कॉन्सेप्ट पे गए थे, वो हमेशा मतलब वो पता हो तो अच्छा बात है मतलब, लेकिन क्वेश्चन सही से बना नहीं उन लोगों से, गलती करती क्वेश्चन बनाने में उन लोगों ने। ठीक है, कॉन्सेप्ट सही पकड़ा था, क्वेश्चन गलत पकड़ लिया। आगे बढ़े फिर। चैप्टर खत्म हो गया है आपका लेंस। अब आपका जो अगला चैप्टर है वो क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, चलो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। काम करता हूँ, जो इस साल जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा इतनी जल्दी, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसका। ठीक है बेटा, देखो apparent depth with inclined vision। हम लोगों ने जब भी apparent depth पढ़ा है बेटा, inclined है, डी नहीं है, inclined ना है, वो हम लोगों ने हमेशा कैसे पढ़ा है, नॉर्मल व्यू में पढ़ा है ना बेटा। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को सीधे ऊपर से देख रहे हैं तो हम लोग apparent depth के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं, पढ़ चुके ना कि नहीं पढ़े? बोलो यस कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
म्यू है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ हम लोगों ने, तो हम तो इमेज और ऑब्जेक्ट के लोकेशन के तुमसे बात करते हैं, राइट। तो अगर हम सीधे ऊपर से देखेंगे तो इसकी डेप्थ कितनी नज़र आएगी, अगर ये हाइट h है तो हमने क्या देखा था, यह डेप्थ नज़र आएगी, अपेरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, h/μ नज़र आएगी, राइट, है ना। क्योंकि हमने क्या देखा था, एक लाइट ऐसे जाती है, वैसे जाती है, और उसको हम पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं तो यहाँ पे इमेज बन जाती है ना, ये नहीं देखा था। पर अब क्या बात चल रही है, आईआईटी एक्चुअली पिछली बार भी जो क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया था, तो वो इसी अप्रॉक्सीमेशन से, जिसमें एंगल छोटे होते हैं, उससे डेविएट करने की कोशिश कर रहा है। 2 अटेम्प्ट ले चुका है, दोनों बार गड़बड़ कर चुका है। इस बार शायद अगले अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल हो जाए एंगल को बढ़ाकर या स्मॉल एंगल के अप्रॉक्सीमेशन से बाहर निकलने में। लेकिन 2 बार वो कोशिश कर चुका है इस अप्रॉक्सीमेशन से बाहर निकल के आपसे क्वेश्चन पूछने में, ठीक है। पिछले 2 बार से वही कोशिश करी उसने। तो क्या कॉन्सेप्ट है, देखो, अगर हम लोग मान लीजिए ये कंटेनर को कंसिडर करें जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ऐसे टक टक यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और हम किसी ऑब्जेक्ट को जो यहाँ रखा हुआ है इसको हम साइड से देख रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़े एंगल से देख रहे हैं, तो लाइट रे जो है वो ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, है ना, है ना। इसके बाद अगर मेरे को इमेज की लोकेशन निकालनी है तो मैं दूसरी ऐसे कंसिडर कर लूँ, यस और नो, बोलो। मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे को तो ये वाली रे मिलेगी ना, बोलो। तो मेरे को इस Yes, रे sir. में इस अप्रॉक्सीमेशन से बाहर निकलना पड़ेगा कि आई और आर दोनों क्या हैं, छोटे हैं, इस अप्रॉक्सीमेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। और अब मैं इसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करके इमेज की लोकेशन निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, बताओ बताओ, हाँ या ना, बोलो, बोलना भाई, बोलते तो हो नहीं आप लोग, बोलो ना। यस सर। नहीं, मैं तो थोड़ा सोचने के लिए बोलता हूँ, आप लोग सोचते नहीं हो, बस बहुत बार बोलो 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 तो हाँ बोल देते हो। कोई नो तो आज तक बोला ही नहीं है, क्योंकि उसका पता है कि रीजन पूछ लूँगा। देखो भाई, लाइट जो सीधे ऊपर चली गई वो इस ऑब्जर्वर तक पहुंची क्या, पहुंची? No, sir. तो इस लाइट रे से क्या मतलब इस ऑब्जर्वर को, मतलब ही नहीं है। ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि देखो एक और रे कंसिडर करो जो मेरी आंखों तक आ सकती है, तो हमने बोला ओके, लेट्स कंसिडर दिस रे। और हम लोग इन दोनों रेस को आगे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, तो जो यहां पे इंटरसेक्शन होगा ना, ये मेरा इमेज बनेगा, हाँ या ना, समझ में आया? Yes. अगर मैं इस एंगल को आई कह दूं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई प्लस डी आई, इससे ये वाला एंगल बनेगा आर, और ये वाला एंगल बन जाएगा आर प्लस डी आर, राइट, राइट या रॉन्ग? Yes, sir. समझ में आई बात? सो मतलब बेसिकली हम लोग इन एंगल्स का यूज करके इमेज की लोकेशन निकालने वाले हैं, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? No, sir. दोनों ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये 2 ट्रायंगल कौन से कंसिडर करने वाले हैं हम लोग? मैं दोनों ट्रायंगल को थोड़ा साइड में बना लेता हूं ताकि आपको कुछ दिखे। एक ये वाला और दूसरा ये वाला,
है ना। दोनों में कॉमन क्या है, ये वाली लेंथ डी एक्स, या डी एक्स में बोलो, उसको एक्स बोलता हूँ, एक्स इज स्मॉल, ठीक है, बार बार डी एक्स कौन लिखेगा, एक्स 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 इज इक्वल टू स्मॉल, है ना बेटा, है ना। अगर मैं इस डिस्टेंस को a बोल दूं, इस डिस्टेंस को b बोल दूं, तो x क्या है, क्या मैं इसको a di बोल सकता हूं, यस और नो? बोलो। ये एंगल di है ना, यस सर। तो ये क्या ए डी आई है? नहीं, ये ए डी आई नहीं है, क्योंकि सर ए डी आई तो ये वाला होता, परपेंडिकुलर वाला होता, राइट। ये तो ए डी आई से बड़ा है ना। तो देखो सर, ये एंगल आपका आई है, ये 90 डिग्री माइनस आई हुआ, तो ये फिर से आई हो गया। एक्स कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर ए डी आई अपॉन कॉस आई, समझ में आया। और x इज ऑल्सो इक्वल टू बी डी आर अपॉन कॉस आर, बिल्कुल सिमिलर तरीके से, राइट, राइट या रॉन्ग? समझ में आया। यस सर। दूसरी बात, x कितना है, अगर ये वाली हाइट कैपिटल H है तो x कितना है, सॉरी x नहीं, a कितना है, a है आपका कैपिटल H अपॉन कॉस आई, क्योंकि ये एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आई है, राइट। है ना। ये सारे जुगाड़ यूज करने के बाद, डी आई और डी आर के बीच में रिलेशन निकालने के बाद, आप जब इक्वेशंस को बैठ के सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट बी। डी आर कितना है देखो, हमें ये मालूम है कि म्यू साइन आर, सॉरी म्यू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, राइट। म्यू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, दिस मीन्स म्यू cos i di is equal to cos r dr, right. Therefore dr is equal to mu cos i by cos r into di। ये वैल्यू अगर आप यहां बिठा लेते हो तो यू इन दोनों को इक्वेट करके यू विल फाइंड b इन टर्म्स ऑफ a को जब आप h के टर्म्स में डाल दोगे तो यू विल फाइंड b इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H, राइट। B क्या है ये, तो इसके अपेरेंट डेप्थ स्मॉल h कैसे निकलेगी, B cos R। समझ में आ रही बात? काफी मेहनत है कि नहीं है, है कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि देखो यार, मैं कितना भी पढ़ा लूं ना, कितना भी पढ़ा लूं, अनटिल अनलेस मैं दिन रात ना पढ़ाऊं, या मतलब कम से कम मैं हफ्ते में आपकी 10 घंटे की क्लास ना ले लूं, तब तक मैं आपके हर एक पॉसिबल कॉन्सेप्ट को कवर नहीं कर सकता। मैं क्या टारगेट करता हूं कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स को कम से कम सिलेबस में जितना कवर किया जा सके वो कर लूं। ऐसी चीज़ों के ऊट पटांग चीज़ों का मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी लंबी क्लासेस होने लग जाएंगी हमारी, बहुत ज़्यादा लंबा लंबा चल जाएगा। ऑलरेडी हम रे ऑप्टिक्स काफ़ी खींच चुके हैं, काफ़ी पढ़ चुके हैं रे ऑप्टिक्स में, है ना। और ये सब चीज़ें पढ़ने से क्या है कि जो नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाई, उसमें से काफ़ी चीज़ों पे कॉन्फिडेंस कम हो गया कि नहीं हो गया सडनली? बोलो। यस सर। सो व्हाट आई वांट इज कि आपको जो मैंने बेसिक पढ़ाया उस पर आप सारे क्वेश्चन कर लो। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इन कॉन्सेप्ट्स पे हैं, अगर आप अलग अलग बुक्स को सॉल्व करते हो तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे हैं, इस लेवल के कॉन्सेप्ट्स पे हैं।
वो जब क्वेश्चन आए तो आप मुझसे पूछ लो, तब मैं बता दूंगा, है ना? समझ में आया? अदरवाइज मैं आपको ये क्वेश्चन करा, ये आपको कॉन्सेप्ट बता दूं और इस पर आपको कभी क्वेश्चन मिले नहीं प्रैक्टिस करने को, तो फायदा क्या हुआ, राइट? सो द बेस्ट यूज कैन बी कि आपने ट्राई किया, आपको समझ में नहीं आया, फिर आप मुझसे पूछे तो मैंने बता दिया। इससे क्या है, कॉन्सेप्ट याद भी रहेगा। ऐसे मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इस पर आपको कभी कोई क्वेश्चन करने को मिला ही नहीं, सब बेकार हो गया, राइट? इस पर आईआईटी ने एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था, मतलब एग्जैक्टली वाला ये जो फॉर्मूला डिराइव हो के आएगा उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं पूछा था। आईआईटी इतना बेवकूफ़ नहीं है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, आईआईटी मेरे को नहीं लगता इस फॉर्मूले पे कभी क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, इसकी एनालिसिस के प्रोसेस पर जरूर पूछ सकता है। आईआईटी ने इस बार क्या क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मेरे पास अभी भी 1 ही मिनट बाकी है वैसे तो, पर मैंने क्लास थोड़ी लेट शुरू करी थी, तो इस बार आईआईटी ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, क्यूब है या स्क्वायर क्यूब है, उसने क्यूब है बेसिकली, ठीक है, ग्लास का क्यूब है, उसकी ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर का लाइन ऑफ साइट है। यहां पर कुछ डिस्टेंस पे उसने बोला एक क्यूब के अंदर एक बबल है, एयर बबल है। अब इस एयर बबल को ये ऑब्जर्वर ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस दोनों से देखता है, तो आपको क्या बताना है कि वो जो दोनों इमेजेस बनेंगी उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है? दुख की बात यह है कि ऑप्शंस में से कोई भी आंसर मैच नहीं किया। लोगों ने क्या किया कि इसकी इमेज इस सरफेस से नॉर्मल देखने पे बना ली, इस सरफेस से नॉर्मल देखने पे बना ली, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है? जबकि एक्चुअल में तो ये इंक्लाइंड विजन है ना बेटा, है कि नहीं है? एक्चुअल में क्या है, इंक्लाइंड विजन है ना, है ना? तो यहां पर वो नॉर्मल विजन वाला फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। इसके बीच में जो डिस्टेंस निकाली वो आंसर आया 3 सेंटीमीटर। ये ऑप्शंस में शायद, ये तो ऐसे शायद तक ये ऑप्शंस वाली बात ही नहीं है, ये शायद तक वो था इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है? तो 3 सेंटीमीटर तो लोगों का आंसर आया नहीं, लोग इस तरीके आंसर निकाले। फिर किसी ने बोला नहीं ऐसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि लाइट इधर से जाएगी टर, और उसका बाद ऑब्जर्वर देखेगा। तो वही सॉल्यूशन जो लैंग्वेज थी उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन मेरे को वही लगता है कि लाइट ऐसे जाएगी, रिफ्रैक्ट होके जो ऐसे पैरेलली निकल जाए ना, समझ रहे हो बात को? समझ में आया कि नहीं? उसके और यहां से जो रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल निकल जाए, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस निकाल लोगे वो इन दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? क्योंकि ये दोनों रेस तो हमेशा से रहने वाली है, तो यही डिस्टेंस हुआ ना जो हमें निकालना है, राइट? बोलो। तो बेसिकली उसने जो क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा कि ये जो रेस बाहर निकलेंगी इनके बीच में पैरेलल डिस्टेंस निकालना है। आपको ये वाली एनालिसिस करने के लिए नहीं बोला उसने बोला कि अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली देखने से जो आंसर आएगा वो मैं नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि आप इंक्लाइंड विजन देख रहे हो, बट व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज कि आपको मतलब नॉर्मल विजन वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इंक्लाइंड विजन वाला फॉर्मूला मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल विजन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। आप ये वाले एनालिसिस नहीं कर पाओ, आई डोंट केयर, इतना एनालिसिस आप एग्जाम में कर भी नहीं सकते मुझे मालूम है, बट आप ये तो निकाल ही सकते हो कि इन दोनों रेस जो ऊपर से जो रे पैरेलल जाएगी और इधर से जो रे पैरेलल जाएगी उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये तो निकाल ही सकते हो ना। दुख की बात ये है कि जब ये डिस्टेंस निकाला तो ये आंसर ऐसा आया 4.49 समथिंग समथिंग समथिंग, तो ना तो ये 4 है ना 5 है, ठीक है? समझ में आई बात, है ना? तो आईआईटी ने बोला चलो एक काम करते हैं, 3 सेंटीमीटर जिसने लिखा उसको भी नंबर दे देंगे, जिसने 4 लिखा उसको भी नंबर दे देंगे, जिसने 5 लिखा उसको भी नंबर दे देंगे। तो फिर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि सर अगर आप इस तरीके से नंबर दे रहे हो, मेरा 4.5 आया था, मेरा 4.5 आया था और मैंने छोड़ दिया कि मेरा कैलकुलेशन मैंने सही आंसर निकाल के छोड़ दिया, किसी ने तुक्का लगाया आप उसको नंबर दे रहे हो, किसी ने 3 निकाला उसका नंबर दे रहे हो, मेरा 4.5 आया मैंने उसका छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया, मेरा टाइम वेस्ट हुआ और आप मेरे को नंबर भी नहीं दे रहे हो, किसी दूसरों को नंबर दे रहे हो। तो आईआईटी ने बोला ओके कोई बात नहीं, बोनस, किसी को नंबर नहीं मिलेगा।
बोले यार सबको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो वो इस तरीके की गलतियां करते रहे जब भी वो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा सोचने के लिए बनाने की कोशिश कर रहा है, ये गलती हो जा रही है आईआईटी से। ठीक है, समझ में आया कुछ कि नहीं समझ में आया? नए क्वेश्चन बन सकते हैं और हमेशा बनेंगे, लेकिन अगर आपने चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझा है तो एटलीस्ट हो सकता है आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, पर एटलीस्ट इतना आप लायक होगे कि आप क्वेश्चन को गलत सॉल्व करके नहीं आओ। ओके बेटा? Yes, sir. सो यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, बाय सर। बाय बेटा। सर नेक्स्ट क्लास कब है? कल?